हाँ जी, आज अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक फर्स्ट यूनिट है रेक्टिफायर, जिसमें अपन जो है आगे चल के पढ़ेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर मींस कन्वर्टर्स। तो कन्वर्टर्स का बेस जो पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफायर मींस डीसी बेस, जिसको कन्वर्टर्स पढ़ने के लिए बेस तैयार करना है रेक्टिफायर से, और कंट्रोल रेक्टिफायर इसके आगे पढ़ेंगे। तो पहला मैं लेक्चर लेना चाह रहा हूं कि रेक्टिफायर्स। तो यदि आप रेक्टिफायर्स को यदि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे, रेक्टिफायर मींस अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर्स मींस जिसमें कंट्रोलिंग नहीं है, मींस डायोड बेस जो होंगे वो आप यदि बेसिकली समझ जाएंगे, इनके फॉर्मूले, उनके इक्वेशंस, उनकी वेव फॉर्म्स, ये आप यदि समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आगे आने वाले जो टॉपिक होगा जिसका नाम होगा कंट्रोल रेक्टिफायर, उसको समझने में आपको काफी सहूलियत होगी, काफी इजी रहेगा, आप इजी फील करेंगे और आप बेस समझ जाएंगे, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी रेक्टिफायर्स में और कंट्रोल रेक्टिफायर्स में, जिसको कन्वर्टर्स कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है हाफ वेव और फुल वेव, दो टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं। यदि आप एक ही रेक्टिफायर को मींस ये एक एसी सोर्स है और ये एक डायोड लगा हुआ है, डायोड है एक, और ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ओके, ये एक डायोड लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, एक लोड लगा हुआ है, ये लोड है आपका। तो ये डायोड है और ये एसी वेव फॉर्म है, मींस एसी इनपुट जो वोल्टेज वेव फॉर्म आ रही है वो इनपुट ये, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है वो आउटपुट जो वोल्टेज वेव फॉर्म है वो यहां तक, मींस इनिशियली डायोड जैसे ही फॉरवर्ड वाइस में आता है, मींस ये जो पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, तो डायोड फॉरवर्ड वाइस में होता है और फॉरवर्ड वाइस में डायोड कंडक्ट करता है। तो पॉजिटिव हाफ में डायोड फॉरवर्ड वाइस में होता है और फॉरवर्ड वाइस में डायोड कंडक्ट करेगा। सेकेंड हाफ जब रिवर्स वाइस में होता है तो डायोड कंडक्ट नहीं करता है, फिर फर्दर फॉरवर्ड वाइस में आता है तो डायोड कंडक्ट करता है। तो डायोड केवल पॉजिटिव वाली जो वाइस में, पॉजिटिव वाली साइकिल में ही कंडक्ट करेगा, नेगेटिव वाले में जो है डायोड कंडक्ट नहीं करता है। तो ये डायोड का कंडक्शन होगा, ये आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी। दिस इज आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, दिस इज द इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म और सोर्स वोल्टेज वेव फॉर्म। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म बहुत इजी है, आपने बहुत पहले ही इसको जो है समझा होगा। इवन जो है आप इसको 12th में भी समझते हैं और फर्स्ट ईयर में भी कुछ समझने की कोशिश की होगी आपने। तो ये एक सिंपल सा हाफ वेव रेक्टिफायर है, मींस आधी ही वेव आउटपुट में आ रही है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। क्यों? क्योंकि आधी ही वेव आउटपुट में आ रही है, पूरी वेव आउटपुट में नहीं आ रही, तो इसको क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर, नॉट द फुल वेव। ओके अनकंट्रोल्ड है ये, कंट्रोलिंग कहीं नहीं हो रही इसमें। फॉरवर्ड वाइज में आते ही डायोड ऑन हो जाता है, रिवर्स वाइज में जाते ही डायोड ऑफ हो जाता है। तो आउटपुट वोल्टेज की जो इक्वेशन होगी, इनपुट वोल्टेज की जो इक्वेशन है, इनपुट वोल्टेज है Vm sin ऑफ ओमेगा टी। आउटपुट वोल्टेज है वो 1/पाई 1/2 पाई, 2 पाई पूरी एक साइकिल होती है। 2 पाई यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है, यहां से लेके यहां तक का 2 पाई एंगल है, ये पाई, ये पाई है, ये 2 पाई। जब यहां पे पाई 2 पाई लिखते हैं तो इस पे ओमेगा टी लिखते हैं, ये टी नहीं है, ओमेगा टी। ओके, तो इसकी जो है लिमिट मींस आउटपुट वोल्टेज आएगा वो 0 से पाई तक आता है, 0 से लेके पाई तक आता है, नहीं कि 2 पाई तक आता है। 0 तक पाई तक रहता है और पाई से लेके 2 पाई के बीच में 0 रहता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ये 0 रहेगा, इसलिए इसका इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसका आउटपुट वोल्टेज निकलेंगे 0 to पाई, नॉट 2 पाई, 0 to पाई। Vm sin ऑफ ओमेगा टी डी ऑफ dt नहीं, डी ऑफ ओमेगा टी। यदि आप इंटीग्रेशन 0 to t लेते तो मैं dt लिखता, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक अल्टरनेटिव वे है इसको लिखने का। V नॉट इज इक्वल टू 1/t 0 to t/2
Vm sin of omega t dt. बोथ गिव द सेम वैल्यू, सेम रिजल्ट। जब टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साइकिल का टाइम होता है t। जब t साइक्लिक टाइम है तो टाइम के रिस्पेक्ट में 0 to t/2 हाफ टाइम के लिए आउटपुट रहता है और dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। जब आप एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो 0 to पाई 1/2 पाई 0 to पाई Vm sin ओमेगा t d ऑफ ओमेगा t। यहाँ पे d ऑफ ओमेगा t, यहाँ dt है। ये दोनों में डिफरेंस है। आप टाइम के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा टी एंगल होता है, टाइम नहीं होता। ओमेगा टी क्या होता है? एंगल होता है। तो एंगल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है इसको। तो ये हो गया Vm/2 पाई। साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, लिमिट 0 to पाई। तो ये हो गया Vm/2 पाई। माइनस है इसलिए पहले नीचे वाली लिमिट लिख देते हैं, cos 0 माइनस cos पाई, दैट इज Vm/2 पाई। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos पाई की वैल्यू -1 होती है। माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, मतलब 2 हो गया। ये दोनों मिला के 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया Vm/पाई। ये क्या हो गया? आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू। ये क्या है? आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है Vm/पाई। क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। यहां से मैं करता इसको, तो ये होता है Vm/t। ये अल्टरनेटिव मेथड है, दूसरा मेथड है, सेम रिजल्ट देगा। साइन का इंटीग्रेशन करें तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब ये dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में ओमेगा नीचे कॉम आ जाएगा, ओमेगा नीचे आ जाएगा। लिमिट है 0 to t/2। तो ये हो गया Vm/t ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/t, 2 पाई/t। ये ओमेगा की वैल्यू होती है। लिमिट लिखेंगे, पहले इसमें 0 रखेंगे तो cos 0 इज 1 माइनस cos ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई/t और t/2। तो t से t गया, ये कैंसिल आउट हो गया, t से t कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया Vm/2 पाई 1 माइनस cos पाई। cos पाई की वैल्यू -1, सो इट इज 2, सो 2 Vm/2 पाई। सो ये कैंसिल आउट हो गया, इट इज Vm/पाई। The same, it is same the things. So we can integrate with respect to t or we can integrate with respect to theta. Both give the same result. We are taking the limit also. If we are integrating with respect to time, then take dt and take the limit 0 to t/2. And if we are integrating here with respect to theta, then 0 to pi, and this is the d of omega t. So this is that. We'll take care, not dt here. If we are taking the 0 to pi, then d of omega t. Here we are taking 0 to t, then dt. So this is the same result will be produced. So this is the thing, the output voltage of half wave rectifier. This is the output voltage of half wave rectifier. Now we'll find out the RMS value of the half wave rectifier. RMS value of the half wave rectifier. How we can find out the RMS value? RMS, VOR. RMS value of RMS means R means root, R means root, M means mean, mean means 1/2 pi, 0 to pi, Vm sin of omega t, d of omega t. This is the mean. S means square, means V square sin S, the voltage square. So this is RMS. So VOR is equals to under the root Vm square by 2 pi and square of sin 0 to pi. Sin square is 1 minus cos 2 omega t, 2 omega t upon 2.
d of omega t. So this is under the root Vm square upon 4 pi, integration of 1 is omega t minus integration of cos is sine 2 omega t upon 2 and limit is 0 to pi. So it is Vm square upon 4 pi under the root, put the value omega t here 0 to pi, so pi minus 0 minus sin pi is 0, sin 0 is 0, 0 minus 0, so it is 0. So pi get cancelled out with the pi, so it is Vm square upon 4 under the root, so it is Vm upon 2. So this is the RMS value of half wave rectifier. The effective output voltage root mean square value, that is the AC RMS value of root mean square value is Vm upon 2. This is the effective RMS value of the input power to the load, So this is the output. Now, you know the rectifier offer very low power factor. The power factor offered by the rectifiers are low. So we can find out the power factor, input power factor. That is known as input power factor. Power factor input. Why input? Because the output is DC, so the DC's power factor is not considered. We are not calculating the power factor of DC supply. We are calculating the power factor of AC supply. So input side the AC. So here also the power factor is the input power factor we are considering. So the input side power factor, you know that this rectifier decrease the power factor from the input side supply. So the input power factor is power input power input upon power output upon power input, out upon power in. So power output is Vrms, voltage Irms, current divided by the power input means source voltage and current, source current. So here the current is the same, the circuit, one is the circuit, only the circuit. So there is no any difference in the current. Therefore, the current and current get cancelled out. So here the RMS output voltage is V maximum upon 2 and source voltage is V maximum upon root 2, that is real. The AC, the RMS value of AC voltage, that is Vm upon root 2. The input source gives even the full wave, not the half wave, but the output appear for the half wave. So there is a difference in the RMS value of the output and RMS value of the input. So Vm and Vm get cancelled out. So it is equals to 1 upon root 2, that is 0.707. This is the power factor. This is the input power factor. Thus this is the whole, the input power factor. So this is about the power factor of half wave rectifier. So this is the thing about the half wave rectifier. So we are taking now the full wave rectifier. Now the full wave rectifier. We are taking the rectifier, half wave, full wave, it depends upon. In the full wave also there are two types of the rectifier. One is the center tap rectifier, other is bridge rectifier. Full wave rectifier, full wave. The full wave rectifiers are two types. One is the
center tap. This is the input supply. This is the input supply. This is the output, and here the diode, here the load, here the diode. Here the diode, load and diode. Okay. So what happens? The drawback of this circuit is half the output voltage is half of the output voltage V naught by 2 is available over here, V naught by 2 is available over. The 50% is the utilization. We will see that half of the power is available across the output. When this is positive, this diode works, and when this diode works, this current flow like this one. And this half of the voltage appears across the load. This is V naught by 2. And if it is positive, if this terminal is positive, then current is flow like this one. So the half of this voltage appears like the output. So not the whole voltage, not the secondary winding, not fully utilized. So the utilization factor of the transformer secondary winding is not more than 50%. It is less than 50%. So this is the one disadvantage of this. Second thing, when this diode in the reverse biasing, the whole voltage V naught is appear across this one like this. When this diode is reverse biasing, whole voltage, the load voltage is always V by 2, but the voltage appear across the diode is V naught. The load voltage is always V naught by 2, but the diode voltage is V naught. So the diode voltage always twice of the voltage will appear across the load. So peak inverse voltage, it's known as peak inverse voltage. It twice the load voltage, the output voltage. So we require twice the rating of the diodes, twice the rating of the transformer, because the half of the winding of the transformer is utilized once. So the twice rating of the transformer is used, 50% is utilizing. Twice the rating of the diodes are used, 50% they are utilizing. So this is not good circuit. This is not a good arrangement. So to avoid this, we are taking the new circuit that is known as bridge rectifier. And what is in the bridge rectifier? There is an input supply, no transformer even is required. This is a one diode, and this is the second diode. This is the third one diode. Only 4 diodes are required. In case of center tap transformer, full bridge rectifier, 2 diodes required. Here in the bridge, it is full wave bridge rectifier. 4 diodes are required. Give the supply here. This is the input source supply in between these two terminals, and load is connected in between these two terminals. Load is connected here. This is known as diode 1 and diode 2, until the diode 3 and diode 4. 1 and 2 works together, 3, 4 works together. This is the positive terminal, this is the positive terminal. When it is positive, current is going in this direction. So here the current, and current go to the load, and like this one, and come back. Not going, the current not going like this. It come back like this.
Okay, and then it's covered like this. So it flow through the 1 and 2. 1 and 2 carry the current. 1 and 2. Diode 1 and 2 conducts. Diode 3 and 4 remains off. I can explain it in little bit more. Diode 1 conduct, and this is carried through the load, and then come back, and diode 2 conduct, and through the diode 2 it's go to the source like this. So these two diodes conduct. Okay. And when in the second case, when this terminal is positive, this terminal is positive means it is positive. When it is positive, not this. When it is positive means this is the positive. So when it is positive, the current is flow like this, and carry the current like this, carry the current like this, and go like this, and go back to this. Ma'am, coming like this. So when the negative half cycle comes, 4 and 3 are working. 3 and 4 are working. You know, this is the third terminal the work. Third terminal give the supply 3, not the first, not this one. And from here it is go to this one. So the current is coming like this one, and goes to the load, and come back and go to the main supply. This is the way. Otherwise, we'll try to understand it in better way or better fashion. You can understand like this one. There are 4 diodes. They are like this. They are like this. There are 4 diodes, they are like this. And source is connected in between these two. Okay. So this is the diode 1 and diode 2, diode 3, diode 4. Diodes are nothing, they are the switch. They work when the forward current. So when the forward biasing means this is positive, it's a reverse biased. 3 wire and 4 are reverse biased, so they doesn't conduct. They doesn't conduct. Okay. So what happens? The current go like this. Current go like this, and come through the second one, go through the first one, and come back to the second one. So it is, we can say, diode 1 and diode 2 are in the 1 and 2 are in the conduction, and then there is a load and there is a supply. Like this is the circuit. This is the complete circuit. In the negative half cycle means when it is positive, 1 and 2 not conduct. They are in the reverse bias. 3 and 4 conduct. This is conduct, this also conduct. And the arrow denoted the direction of flow of current. So the current flow in this way, the current in this way, not through this one, it is through this one. Not through this one, it not conduct. It not conduct. It not conduct.
and come back like this. So through the source the current are alternating, so it is alternate through. In the second half of the cycle the current is flowing through the source and carry the current thyristor 3 and 4 and that gives to the load like this. So this is the circuit. This is the arrangement of the circuit. This is the 3 and this is the 4. They work in the first half of the cycle, they work in the second half. So in this way they work. This is the understanding how they work. This is the basic understanding how they work. Now what the formula and how we can calculate the equation. So to calculate the equation, the output, the whole voltage will appear in this way. Whatever the voltage, source voltage will appear across this one, the load voltage. The whole voltage, there is no any voltage drop. So the voltage output is in the whole cycle, in the full cycle, not in the half cycle. It is in the full cycle, not in the half cycle. It is in the full cycle. So the output voltage value is, the equation for the output voltage is V naught is equals to, the output voltage equation is 1 upon pi. Why we are integrating from 0 to 2 pi? Because it is the same from 0 to pi and same from pi to 2 pi. So we unnecessarily integrate twice and taking the twice the value. The same average value it give if we are integrating from 0 to pi and then take the average from 0 to pi. You know, if we are taking 1 upon 2 pi and 0 to 2 pi, it is the same as we are taking 1 upon pi and integrating 0 to pi. It is the same. Whatever into d of omega t. So it is equals to 1 upon pi 0 to pi. Vm sine of omega t d of omega t. So it is equals to Vm upon pi and integration of sine is minus cos of omega t 0 to pi. So it is equals to Vm upon pi, and when we are putting the value, cos 0 is 1 minus cos pi is minus 1, it is 2. So the output voltage is 2 Vm upon pi. 2 Vm upon pi. That is twice of the output voltage in case of half wave rectifier. It is the twice of the output voltage of half wave rectifier. If we are taking the RMS value, the output RMS. So the output RMS is root mean 1 upon pi 0 to pi Vm square sine square omega t d of omega t, that is Vm square upon pi, Vm square upon pi, sine is 1 minus cos of 2 omega t upon 2, then integrate it d of omega t from 0 to pi. It is equal to Vm square upon 2 pi, and integration of 1 is omega t minus integration of cos is sine of 2 omega t upon 2. Limit is from 0 to pi, integration. So it is Vm square upon 2 pi under the root. It is pi, and this is 0 for pi and 2 pi is both 0 minus 0. So it is pi get cancel out, so it is Vm upon root 2. So this is the RMS value. So this is the effective RMS value. In this way you can definitely understand what the RMS value, what the average value, what the half wave rectifier, what the full wave rectifier, what the center tap, and what is the full wave.
इन सब के बारे में आपको बड़ी डेप्थ से, बड़ी अच्छी तरीके से, बड़े अच्छे डेरिवेशंस के साथ एक स्टडी हो गई है। तो इस स्टडी के साथ अपन कंट्रोल रेक्टिफायर्स पे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यदि ये नहीं हुई है तो अभी अपन आगे जाके और कैसे समझ सकते हैं। इसके साथ मैं अभी आपको आगे सिंगल फेज से आगे 3 फेज के बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिंगल फेज जो है काम करता है और कैसे 3 फेज काम करता है। तो ये अपने सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर और सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में सारी जो है अपन ने बेस कैलकुलेशंस जो अपन ने किए हैं, बेस स्टडी अपन ने की है और उससे अपन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि क्या रेक्टिफायर होता क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म कैसे होती है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसकी एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है और उसकी इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू डीसी है, लेकिन डीसी का इफेक्टिव कंपोनेंट हीट जो पैदा करती है, जो इफेक्ट पैदा करते हैं, जो पावर देता है, उसके लिए अपन को आरएमएस वैल्यू कंपोनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो गई है। अब अपन 3 फेज के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करेंगे। 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर क्या पढ़ेंगे? देखिए, मेरे से एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और फैकल्टी को डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए टीचिंग करने का, उनको अपग्रेड करने का, उनको बेसिक नॉलेज देने का और आप लोगों को भी मेरे इस टीचिंग से, मेरे एक्सपीरियंस से काफी बेनिफिट होने वाला है। डेफिनेटली आप इंजॉय करेंगे और आप सब्जेक्ट को बेस से समझने की कोशिश करो तो आपको, और आप मेरे जो लेक्चर्स हैं उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करो, डेफिनेटली आपको वन बाय वन सब्जेक्ट के डेप्थ से, आप यदि कुछ लेक्चर स्किप कर देते हैं तो थोड़ा सा जो इश्यूज हो सकता है, क्योंकि आपको जो स्किप करने वाले लेक्चर्स के वजह से कुछ कंटेंट मिसिंग हो जाता है, कुछ उसका लिंक मिसिंग हो जाता है, तो उस लेवल में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जैसे ही जो है आप किसी लेक्चर को फॉलो करें तो जो शुरू से उस सब्जेक्ट के कुछ लेक्चर्स को फॉलो करते रहें, इसलिए आपको एक एक करके कंटेंट ऐड होता चला जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऐड होती चली जाएगी और आपकी जो बेसिक लर्निंग जो है, बेस से लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी। आपको कभी भी किसी सब्जेक्ट को रटाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मगअप कर लो सब्जेक्ट को, रोट लो एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं होगा। आप जो है एक बार पढ़ लिया और एक बार उसको समझ लिया तो इस लाइफ लॉन्ग फॉर एवर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो मैं आपकी बात करता हूं अभी 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, अपन बात कर रहे हैं 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर क्या पढ़ रहे हैं अपन? 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। ये पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बेस सर्किट बनाना पड़ता है। वो एक बहुत ही बेसिक बेहतरीन सब्जेक्ट है जिसमें 3 डायोड लगा देंगे अपन, और तो कुछ करना नहीं, क्योंकि 3 फेज से सप्लाई आनी है। तो 3 डायोड लगाया, 3 डायोड से आउटपुट लिया, आउटपुट को लोड में लगा दिया, लोड को न्यूट्रल से जोड़ दिया, न्यूट्रल से जोड़ दिया या आउटपुट सप्लाई दे दी। यहाँ फेज ए है, यहाँ फेज आर वाई बी या ए बी सी, ओके, इन तीनों के सप्लाई। अब सबसे पहले इस 3 फेज वेवफॉर्म को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 3 फेज की जो वेवफॉर्म की आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो डेफिनेटली आप इसको 3 फेज के बारे में, इसकी डिटेल जो है उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी स्विचिंग पोजीशंस के बारे में, वो कब आउटपुट आएगा, कौन सा फॉरवर्ड होगा, कब फॉरवर्ड होगा, ये आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यदि ये आपके डेवलप नहीं होगी तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम्स होगी, इश्यूज हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं इस 3 फेज वेवफॉर्म्स के बारे में। तो 3 फेज वेवफॉर्म को अपन ड्रॉ कर लेते हैं पहले।
ये 3 फेज वेवफॉर्म को ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये ए फेज, ये ए फेज। बी फेज, 3 फेज में जो वोल्टेज होता है वो ए फेज का वोल्टेज होता है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, बी फेज का वोल्टेज होता है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, सी फेज का वोल्टेज होता है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। मीन्स ये एक दूसरे की वैल्यूज में बराबर होते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज में बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, केवल फेजर डिफरेंस होता है, एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिफरेंस के ऊपर होते हैं। तो बी फेज का वोल्टेज बनाऊंगा तो मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, लेकिन ये फेज में 120 डिग्री से लेटर ऑन जो है लेट स्टार्ट होगा, ए फेज से डिले से होगा। तो ये आपने डिले से स्टार्ट कर दिया इसको, ये जो है पीक वैल्यू उतना ही है इसका भी, केवल डिले से स्टार्ट। ये बी फेज, सी फेज का वोल्टेज बनाए तो वो बी फेज से भी 120 डिग्री फेज में लेटर जो है लेट स्टार्ट होगा, डिले से स्टार्ट होगा। तो ये सी फेज का वोल्टेज है। इसको पीछे बढ़ाएं तो ये ऐसे जाके जुड़ गया। तो ये सी फेज का वोल्टेज है। पीक वैल्यू दोनों की बराबर होगी, ए बी सी सबकी पीक वैल्यू बराबर होती है, किसी भी पीक वैल्यू बड़ी छोटी नहीं होती। ओके, कम ज्यादा नहीं है। ओके, ऐसे 3 फेजेस हैं। ये 3 फेज, तो आप देख रहे हैं कि यहां से पहले, इस पॉइंट से पहले ये ए फेज, ये बी फेज है, ब्लू वाला, रेड वाला सी फेज है और ब्लैक वाला ए फेज। सबसे पहले ये रेड वाली लाइन जो ऊपर है सबसे, तो रेड वाला जो फेज है वो फॉरवर्ड वाइज पे थोड़े से टाइम, फिर रेड वाला डाउन चला जाता है तो ब्लैक वाला ऊपर आ जाता है। तो ब्लैक वाला जो है फेज जो है या डायोड होगा वो फॉरवर्ड वाइज में आ जाएगा। ब्लैक वाले के बाद ब्लैक वाला नीचे चला जाता है, ब्लू ऊपर आ जाता है। जो ऊपर आता है मतलब वो वोल्टेज ज्यादा होता है, जो वोल्टेज ज्यादा होता है वो फॉरवर्ड वाइज में आ जाता है डायोड, और दूसरा रिवर्स में चला जाता है। तो यहां से लेके यहां तक जो है वो ब्लू वाला फॉरवर्ड वाइज में रहेगा, फिर ब्लू वाला नीचे चला गया, रेड वाला ऊपर आ गया। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रेड वाला फॉरवर्ड वाइज में रहेगा, इसके बाद रेड वाला नीचे चला गया, ब्लैक वाला ऊपर आ गया। तो ये तीनों जो है वो 120 डिग्री, ये यहां से लेके यहां तक का जो इंटरवल ऑफ टाइम है, ये एंगल, स्पेसिंग एंगल है वो 120 डिग्री है, और ये यहां से लेके यहां तक है वो भी 120 डिग्री है, और यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है, फेज स्पान है, वो भी 120 डिग्री है, और यहां से यहां है वो 120 डिग्री। मतलब 360 डिग्री में से 3 डायोड हैं, तीनों ही काम करते हैं, वो 120, 120, 120 डिग्री फेज स्प्रेडिंग के लिए काम करते हैं। जबकि हाफ वेव या फुल वेव में सिंगल फेज में 180 डिग्री के लिए काम करता है डायोड। 180 डिग्री ये काम करता है, 180 डिग्री ये दूसरा काम करता है। वो 360 डिग्री के 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, या 3 फेज में 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं उसको, और ये 120, 120, 120 डिग्री के लिए वर्क करता है। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज जो वेवफॉर्म आएगी इसकी 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर की, वो ऐसे आएगी, यहां से लेके यहां तक ये वोल्टेज आएगा, यहां से लेके यहां तक ये वोल्टेज आएगा, यहां से लेके यहां तक ये वोल्टेज आउटपुट में आएगा। जो मैं डबलिंग कर रहा हूं वो आउटपुट वोल्टेज, यहां से ये आउटपुट वोल्टेज आएगा, यहां से ये आउटपुट वोल्टेज आएगा, यहां से ये आउटपुट वोल्टेज आएगा, और इस
इससे पहले ये आउटपुट वोल्टेज आएगा। तो ऐसे आउटपुट वोल्टेज आएगा। यदि इस आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन लिखना चाहें तो बड़ी आसान सी इक्वेशन है। V output is equals to 1 upon 2 pi by 3, that is 120 degree. 0 2, ये 0 से स्टार्ट नहीं होती, ये A फेज है वो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 30 डिग्री से स्टार्ट होके और 150 डिग्री तक ऐसे चलता है। 30 डिग्री से स्टार्ट होता है, 150 डिग्री तक चलता है और स्पान इसके बीच में 120 डिग्री। तो 0 डिग्री से नहीं करेंगे इसको, 30 डिग्री, 30 का मतलब होता है पाई बाई 6, 30 डिग्री से 150 डिग्री का मतलब 5 पाई बाई 6, 150 डिग्री। Vm साइन ऑफ ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी, ऐसा वोल्टेज। उतने ही के लिए एवरेज ले लिए, एवरेज वैल्यू लेने का मतलब 120 डिग्री का भाग दो और 120 डिग्री के लिए इंटीग्रेट करो। 120 डिग्री का भाग दो और 120 डिग्री के लिए इंटीग्रेट करो, इसका मतलब एवरेज होता है। तो अपन ने एवरेज कर लिया है, तो ऐसे अपन एवरेज कर लिया। तो ये हो गया है 3Vm/2 पाई, साइन का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, और इसकी पाई बाई 3 से लेके और 5 पाई बाई 6 तक वैल्यू ले लेते। तो ये हो गया है 3Vm/2 पाई cos 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 3 माइनस cos 5 पाई बाई 6, 33Vm/2 पाई साइन का इंटीग्रेशन cos हो गया। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। cos का ग्राफ ऐसे होता है, और 150 डिग्री की और 30 डिग्री की वैल्यू बराबर होती है, ये पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव होती है, बस इतना फर्क होता है। ये -√3/2 होती है, वैल्यूज बराबर होती है, बस एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो हाफ हट गया, हाफ आपको 1 हो गया, तो 3√3Vm/2 पाई हो गया। √3Vm को लाइन वोल्टेज बोलते हैं 3 फेज में, तो 3VML/2 ऐसे ही। तो ये आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन बहुत इजी सा है, बहुत आसान सा है, इतना सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट। ये 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन। यदि इसका भी इफेक्टिव वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? यदि इसकी इफेक्टिव वैल्यू, ये तो डीसी वैल्यू है, √3Vm/2 पाई। यदि इसकी आरएमएस वैल्यू निकालना चाहें तो पहले तो रूट करो, फिर मीन करो, फिर स्क्वायर करो, ये रूट मीन स्क्वायर करो। तो ये हो गया Vm² × 3/2 पाई अंडर द रूट, साइन स्क्वायर का हो जाता है 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिमिट पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 डी ऑफ ओमेगा टी। तो ये हो गया 3Vm² अपॉन 4 पाई अंडर द रूट, 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा टी हो गया, माइनस कोस का इंटीग्रेशन साइन हो गया 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और लिमिट होगी पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6, ये हो गया अंडर द रूट 3Vm² अपॉन 2 पाई 4 पाई
ओमेगा टी दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। ओमेगा टी की वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 माइनस 1/2 साइन 10 पाई बाई 6 means 5 pi by 3 minus sin pi by 3। ये हो गया है आपका अंडर द रूट 3Vm square upon 4 pi। How much it is? 2 pi by 3 minus 1/2 sin 5 pi by 3। pi by 3 is 60 degree। 5 into 60 300 and sin 300 is 360 minus 60। It is minus 60 degree। The value is minus 60 degree and minus 60 degree is minus 1/2 1 of root 3/2 60 degrees root 3/2। Okay, minus sin 30 degree root 3/2। So it is minus 1/2 sin this minus sin this। Here sin will give the positive value, here for this one sin will give the negative value, here for this sin will give the positive value, so this is negative and this is also negative, so this is final। So what the final value? So it is 3Vm square upon 4 pi 2 pi by 3 minus 3 root 3 minus minus plus root 3 by 2। So it is this under the root। So this is the value, this is the effective value RMS value of 3-phase half wave rectifier, 3-phase half wave rectifier। So this is the way we can easily explain how the 3-phase half wave rectifier works and how we can explain the equation for the 3-phase half wave rectifier and how we can explain the output voltage waveforms and what the RMS value and what the average value। Now we are taking next one, 3-phase full wave, not the wave rectifier। So in a 3-phase full wave rectifier, this is the 6 diodes we are generally use। This is for the phase A, these are diodes for the phase B, and these are diodes for the phase C। For the different 3 phases, 3 diodes are used and this is the loop। And input supply is feeded over here, 1A like this one for phase A, this is for phase B, and this is for phase C, this is for C, this is for phase A, and this is for phase B। Okay, so this is the way we can feed the power supply to the 3 phase। And naming of the diode is 1, 3, 5, 4, there is magic to give the name, plus 3, even, odd, uppers are odd number, downs are even, and then this is 3 plus 3 6, 5 plus 3
8, that is 2. 6 plus 2. So these are the number. It is a very magical number, and we have to give number like this only. Only this is the way to numbering the diode, because this is the number. This it gives the sequence of operation, not the simple numbering. Anyway, will give the number. Now it is number. How they works. Which one? The sequence of operation. Which one come first? Which one comes second? Then third. Then fourth. This operate first. This operate second. This operate third. This is then four. This is fifth. This is sixth. Then 1. Then 2. Then 3. Then 4. Then 5. Then 6. Like this. This is the sequence of operation. So this is the way only will give the numbering. Okay. So 3-phase wave is similar. This is the 3-phase wave. How they work? How they work? The working is, suppose that this is the first one. We'll draw the 3-phase waveform and try to explain how they work. For that, first is the blue one. First is the blue one. This is the blue one wave. Second is the black one, which is start 120 degree later. 120 degree later. This is the black one. On third phase is the red one. This is the phase third one, which is the red one. Okay. Each all having the same peak values. Okay. So this is for phase C, voltage C. This is for the voltage A, and this is the voltage B. Like this. Voltage B. So for the phase A is higher the voltage. A the higher the voltage. So A works till this one. Here we will see in the negative. When the positive cycle comes, the A1 work and goes to the load. Then the switch 1 and the switch remains off, and it come over here. So it will not go like this one, not going through this. So the current is coming from here, from this phase, and from which one it goes, it returns. So we'll see from here, when it is coming from phase A, the return path is provided by B, black one, having the negative highest voltage. So the black one means 6 1. So it go back through the black means 6 1. It will go back through the 6 1. So this is the 1 and 6, they work together till this point. Till this point, 1 and 6 works. After that, in a downward direction, red having highest negative voltage. So the second current which carried by the 2 number, the second number carry the current and go like this. So the for first half means for the 60 degree, these two combination works. For further 60 degree, these two combination work. For further 60 degree means till this one, 1 and 2 works. For next one, for this one, in positive one, black having the highest voltage and negative one, red having the voltage. In the next one, for the positive cycle, black having the highest voltage means this then not 6 not work. Black having positive voltage means 3 works.
and red having the negative voltage is 6, 2 works. 2 work. So here 2 and 3 works. 2 and 3 work. And after this interval, next 60 degree interval, this black and this blue work. Blue means 6, not the 6. Blue means this 4 number. Blue means this 4 number. This 4 number. So not now work 1 is not conducting. Now this 4 number is conduct and current carrying by like this. And it is come from this. And this is also off. So one the time, firstly 6 and 1 conduct, then 1 and 2 conduct, then 2 and 3 conduct, then 3 and 4 conduct, then 4 and 5 conduct, then 5 and 6 conduct, then 6 and 1 conduct, then 1 and 2 conduct, then 2 and 3 conduct, like this. It is the chain. It is the cyclic operation, and each conduct for 60 degree. So if you want to find out the average voltage, we take any of the interval, any of the 60 degree interval, and take the average value. That is the total average. You know that the cycle is the same, similar for all the intervals. So I will take the average output voltage, which is 1 upon pi by 3, that is 60 degree. And it is started from here. Here is here. That is 30 degree. And remain up to here, 90 degree. So it is started from pi by 6 and remains up to pi by 2. For phase A, Vm sine of omega t, minus in the negative half the B works. So the B voltage is Vm sine of omega t minus 120 degree. This is the B voltage. So this is the B voltage. So this is the A and B voltage. So this is the way we can easily understand. D of omega t. Okay, so it is Vm upon 3 Vm upon pi sine, integration of sine is minus cos of omega t minus, here is integration of sine is minus cos of omega t minus 120 degree. So there is no integration further for the 120 degree. It is pi by 6, pi by 2. So it is equals to 3 Vm upon pi cos of 60 degree cos of pi by 6 minus cos of pi by 2 minus cos, this is the 60 degree, 30 degree. So 30 degree minus 9 is cos minus 90 degree. Now firstly we are taking the 90 degree minus this one. So it is cos minus 30 degree minus cos, this is the 30 degree minus minus 90 degree, minus 90 degree. So it is 3 Vm upon pi cos 30 degree is root 3 upon 2 minus cos pi is 0 minus cos 30 minus, there is no any impact in the cos, minus or plus give the same value, cos theta is equal to minus minus cos theta. So cos 30 degree, so the cos 30 degree is root 3 upon 2 minus cos 90 degree is 0
So it is plus. It is plus. So it is plus. So it is 3 Vm upon pi and it is root 3. So it is equals to 3 root 3 Vm upon pi. So this is the way. This is the way we can explain the output voltage of 3-phase full wave rectifier. It's very simple, very simple in calculation and very simple in explanation. And this is the difference of the voltage. You know that the two works together. So output voltage comes here is the difference of two. Means here the A and here the B work. So output voltage is VA minus B. So for the first cycle, for first 60 degree it is A minus B, then A minus C, then B minus C, then B minus this. So it is like this. So the voltage is like this. So we have to take care of that. We'll study later, in a detail we'll study later in a control rectifier, where we'll study later in a detail about the 3-phase, half wave, 3-phase, full wave, and how the waveform is, how the output voltage is, what happens with the R load, what happened with the RL load, RLE load, different type of the load, different type of the firing angle, different type of the controlling, all that we'll study in a control rectifier. This is a lecture only to study the base of the rectifier, the basics of the rectifier. So you can understand the concept, basic concept of the rectifier. Definitely you will enjoy a lot when you will study the control rectifier. So this is my lecture and I have a lot of experience, 22 years experience in electrical engineering. So I teach, that many of the students and their teachers, even the faculty members for the competitive examination as well as the university examinations. So definitely you will enjoy my experience and gain your subject from the base. Thank you. Thanks.